नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you all would be fine. I'm your physics teacher, Professor Muhammad Imran Suhrawardy. Students, we are over here today for lecture number 17 that is related to Unit 4 Part B. Students, it has very important topics like stationary waves, Doppler effects and the basic characteristics of simple harmonic motion. So let's move to the whiteboard so that we can have a very thorough lecture. जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की इब्तिदा करते हैं. अपना पहला टॉपिक दैट इज स्टेशनरी वेव्स. स्टूडेंट्स, हमारे पास इस साल नेशनल एमडी कैट में जो यूनिट 4 पार्ट बी जो है स्टेप में हमने आपके लिए ये जो यूनिट डिज़ाइन किया है, इसमें जो पहला टॉपिक आता है दैट इज स्टेशनरी वेव्स. स्टूडेंट्स, स्टेशनरी वेव्स को बाज़ औक़ात स्टैंडिंग वेव्स का नाम भी दिया जाता है. स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स. स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशनिंग इफ टू वेव्स, पहली कंडीशन इसके लिए क्या है कि हमारे पास दो वेव्स होने चाहिए और दोनों वेव्स को आइडेंटिकल होना चाहिए. इफ टू आइडेंटिकल वेव्स दे रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, का मतलब दूसरा चीज़ है दैट दे रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में वो किसी पॉइंट पर पहुंचती हैं. और फिर क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कंडीशन कि फ्रीक्वेंसी दोनों की हूबहू सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. डायरेक्शन अगर दोनों की कहा जाए वो ऑपोजिट होगी तो फिर क्या जनरेट होंगी, फिर हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं. तो ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच कैन कम अप इन द पेपर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज. स्टैंडिंग वेव्स में हमारे पास तीन केसेस हैं. फर्स्ट केस जो है दैट इज स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेचिंग. द सेकंड केस इज स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, जो पाइप्स होते हैं व्हेन बोथ एंड आर ओपन. एंड द थर्ड वन इज व्हेन वन एंड इज क्लोज्ड. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग की. अगर मैं स्ट्रेच स्ट्रिंग को लेकर चलूं तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में हमारे पास क्या होता है, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं दैट वी हैव दीज आर द फर्म स्पोर्ट्स. ये हमारे पास फर्म स्पोर्ट्स हैं. देन वी हैव गॉट द स्ट्रिंग विच इज टाई अप बिटवीन दीज टू फर्म स्पोर्ट्स. यहां से टाई अप हो चुकी है. यहां पर हम एक दफा टेंशन को फिक्स कर देते हैं. टेंशन को हमारी टेक्स्ट बुक में T से रिप्रेजेंट किया जाता है या F से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसके यूनिट क्या होते हैं, दे आर न्यूटन. एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ये जो स्ट्रिंग होती है ये यूनिफॉर्म थिकनेस की होती है. और चूंकि यूनिफॉर्म थिकनेस की होती है तो एक टर्म बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, जिसको M से रिप्रेजेंट किया जाता है. और अक्सर बच्चे से मास समझते हैं. दिस इज नॉट मास, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ. चूंकि यूनिफॉर्म थिकनेस की है, इसकी थिकनेस थॉरली कॉन्टिन्यूसली एक जैसी है, तो इसका मतलब इसको मैं कह सकता हूँ मास पर यूनिट लेंथ ये फिर कॉन्टिन्यूसली एक जैसी होगी, इट विल बी अ कांस्टेंट. और जब आप एक दफ़ा टेंशन को फिक्स कर देते तो टेंशन भी कांस्टेंट हो जाती है. तो यहाँ पर जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, कैसे प्रोड्यूस होंगी, आप इसे डिफरेंट पॉइंट से जब प्लग करते हैं. सपोज करता हूँ मेरे पास स्ट्रिंग की जो लेंथ है दैट इज L और इसे मैंने फॉर एग्जांपल सेंटर से प्लग किया. जब भी मैं सेंटर से प्लग करूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक सिंगल हार्मोनिक, जिसको फंडामेंटल हार्मोनिक का नाम दिया जाता है, वो प्रोड्यूस होगा. इसका मतलब फंडामेंटल हार्मोनिक अगर आप स्ट्रेच स्ट्रिंग में चाहते हैं तो फंडामेंटल हार्मोनिक को प्रोड्यूस करने के लिए आपको स्ट्रिंग को कहाँ से प्लग करना होगा, आपको स्ट्रिंग को प्लग करना होगा L/2 से. एक शॉर्टकट बताता जाता हूं कि आप कहां से प्लग करेंगे और कितने हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे. इसके लिए ये कि जहां से आप लेंथ को प्लग करें उसके डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ आपके पास आ रही है आप उसका हमेशा हाफ कर लेंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास कह देंगे नंबर ऑफ हार्मोनिक्स. तो आपने देखा मैंने यहां पर L/2 से प्लग किया तो 2/2 क्या आंसर आया 1. तो एक हार्मोनिक आपके पास प्रोड्यूस हुआ. ये पॉइंट
जहां पर कहा जाए तो एम्पलीट्यूड 0 है। इस पॉइंट को आप सब जानते हैं, हम नोड का नाम देते हैं, इसे N1 का नाम दे रहा हूं, और इस पॉइंट को इसे भी मैं नोड लेकिन N2 का नाम दे रहा हूं। स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड एंड है, और यहां से एक बात बड़ी ही क्लियर हो जाती है कि फिक्स्ड एंड पर हमारे पास हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा। ये बात आपने याद रखनी है, दैट एट फिक्स्ड एंड वी विल ऑलवेज गोइंग टू हैव नोड्स, हमारे पास नोड्स होंगे। और ये हमारे पास कहा जाए ये फ्री एंड है, ये वाइब्रेट कर सकता है फ्रीली। तो यहां पर जो हमारे पास जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इस पॉइंट को हम एंटी नोड का नाम देते हैं। अब यहां से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे भी शेयर किया कि बताइए फिक्स एंड पर क्या प्रोड्यूस होगा, हमेशा नोड्स प्रोड्यूस होंगे, और जो हमारे पास जो फ्री एंड होगा, वहां पे हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास हमेशा एंटी नोड्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये बहुत ही आम पॉइंट है जिसे हमेशा हमें याद रखना। अब कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हुई है और एक लूप प्रोड्यूस हुई है। अगर मैं इसे L/4 से प्लग करता, देखें दोबारा डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको L/4 से प्लग करता तो मेरे पास 2 हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते। वो जो 2 हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते, मैंने L/4 से प्लग किया तो मेरे पास 2 हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हुए। मुझे कैसे पता चला मेरे पास 2 हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे? आपको ऑलरेडी मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता चुका हूं कि आप जहां से प्लग करेंगे, मैंने प्लग कहां से किया, L/4 से, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 है, 4 का आप हाफ कर लेंगे तो आपके पास 2 आता है, तो ये आपको नंबर ऑफ हार्मोनिक्स मिल जाएंगे। तो आपके पास सेकंड हार्मोनिक प्रोड्यूस हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं नोड और एंटी नोड के हवाले से। ये हमारे पास पॉइंट क्या बना, फिक्स एंड है, ये नोड होगा, इसको मैं N1 का नाम दे रहा हूं। ये हमारे पास फर्स्ट एंटी नोड होगा, AN1 का नाम दे दिया। ये मेरे पास सेकंड एंटी नोड होगा, इसको N2 का नाम दे रहा हूं। ये मेरे पास सेकंड एंटी नोड होगा, AN2 का नाम दे रहा हूं। और ये मेरे पास कहा जाए तो हमारे पास थर्ड नोड हो गया। अब अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि नोड और नोड का डिस्टेंस कितना होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड। जिन्हीं में अगर N1 और N2 के डिस्टेंस की बात करूं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो आप देख सकते हैं 2 कंसेक्टिव नोड्स का जो डिस्टेंस है, यहां से अगर मैं देखूं, ये डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, तो बताइए वेव कहां पे कंप्लीट हो रही है। वेव में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होता है, तो ये पूरी वेव यहां से लेकर इस नोड से लेकर N1 से लेकर N3 तक कहा जाए तो हमारे पास कंप्लीट वेवलेंथ है। तो बताइए फिर 2 नोड्स का डिस्टेंस वेवलेंथ है या उसका हाफ है? यस, दैट इज λ/2। तो आपने याद रखना है कि 2 कंसेक्टिव नोड्स का जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेवलेंथ λ/2। इसी तरह 2 एंटी नोड्स की अगर बात की जाए, यानी एक एंटी नोड 1 से लेकर एंटी नोड 2 का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, दैट इज λ/2 ही होगा। स्टूडेंट्स, अब बात कर ली जाए एक नोड और एक एंटी नोड का डिस्टेंस, तो देखा जाए तो ये डिस्टेंस हमारे पास बन जाता है दैट इज हाफ ऑफ दिस वन। ये यानी ये अगर हमारे पास λ/2 था तो ये उसका भी हाफ है, तो कितना हो गया, दैट इज λ/2 का भी हाफ यानी λ/4। तो पता ही चला कि एक नोड से लेकर उसके कंसेक्टिव एंटी नोड का डिस्टेंस भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, जो क्या वैल्यू होती है, दैट इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ, हाफ ऑफ वेवलेंथ, तो दैट इज इक्वल टू λ/4 आपके पास बन जाता है। तो ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर मैंने आपसे ये जिक्र किया कि टेंशन आपने फिक्स कर दी, कांस्टेंट होगी। वायर आपने यूज की थी स्ट्रिंग, यूनिफॉर्म थिकनेस की, मास पर यूनिट लेंथ भी कांस्टेंट हो गया। पेपर में हो सकता है वो आपसे पूछे कि बताइए यहां पर m का क्या यूनिट है, और वो कैसे पूछता है जरा गौर से देखिएगा। यहां पर स्टेशनरी वेव में जो हमारे पास वेव प्रोड्यूस होती है उनकी रफ्तार का फॉर्मूला v इज इक्वल टू होता है √f/m। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो बात का ये फॉर्मूला देकर आपसे ये पूछता है कि बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस m। तो बच्चे किलोग्राम की तरफ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए दिस इज नॉट मेयरली मास, दिस इज व्हाट, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हमारे पास किलोग्राम नहीं बल्कि किलोग्राम पर मीटर होता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू मस्ट रिमेंबर। अब बात कर लेते हैं कि स्टेशनरी वेव में रफ्तार जो होती है, स्पीड ऑफ वेव, वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड होती हुई नजर आ रही है।
मैं स्ट्रेचिंग की बात कर रहा हूं, v इक्वल टू अंडर रूट एफ ओवर एम। अब f को भी आपने कांस्टेंट कर दिया, यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ वायर यूज की, तो आपके पास m भी कांस्टेंट हो गया। जब ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो मैं कह सकता हूं कि जब तक ये दोनों में से कोई एक फैक्टर भी चेंज नहीं होगा, हमारे पास आवाज की रफ्तार में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आवाज की रफ्तार कांस्टेंट हो जाती है तो फिर आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है किसी भी वेव का, वो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर v मेरे पास कांस्टेंट हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में क्या हो गए, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब स्ट्रेची वेव्स में स्ट्रेचिंग की अगर बात की जाए तो स्ट्रेचिंग में जो स्ट्रेची वेव प्रोड्यूस होती हैं, अगर आप एक दफा टेंशन को फिक्स कर देते हैं और आप यूनिफॉर्म थिकनेस की वायर यूज करें जिसका मास पर यूनिट लेंथ अब चेंज नहीं हो रहा, तो स्पीड ऑफ द वेव को अब आप चेंज नहीं कर सकते, तो फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब फंडामेंटल हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला के लिए आइए अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्ट्रेचिंग में फंडामेंटल हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला F1 इज इक्वल टू होता है V ओवर लेमडा 1। अब अगर मैं यहां पर दोबारा आपके लिए इसको ड्रॉ कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, मैं एक फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस करूंगा और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास वेवलेंथ लेमडा 1 किसके इक्वल आती है। ये स्ट्रिंग जो है इसकी लेंथ तो देखिए कांस्टेंट है, स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज नहीं हो सकती, वो तो एल है। अब जब फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है तो हमारे पास इस तरह से एक सिंगल हार्मोनिक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस लेंथ में हमारे पास पूरी वेव नहीं आई, क्योंकि पूरी वेव में क्रेस्ट और ट्रफ दोनों का डिस्टेंस आना था। तो आप देख सकते हैं कि जब फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस होगा तो रफ्तार तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करी थी, एफ पर और एम पर। ये तो कांस्टेंट रहेगी, इसको कोई चेंज अब नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास जो वेवलेंथ आई है, जो फर्स्ट वेवलेंथ आई है लेमडा 1, दैट इज इक्वल टू क्या, देखिए यहां से लेकर यहां तक लेमडा 1 है टोटल वेवलेंथ। तो वेवलेंथ पूरी क्या इस लेंथ में आ गई, जी नहीं, उसका हाफ आया। इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो लेंथ है उसका कहा जाए हाफ में, यानी L/2 को कहा जाए, दैट इज इक्वल टू, तो यहां से इस बात का पता चलता है यहां पे L लेमडा 1 के इक्वल नहीं है, बल्कि L जो है वो वेवलेंथ का कहा जाए हाफ है, यानी लेंथ जो है वो वेवलेंथ के बराबर नहीं है, उसका हाफ। आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। तो बताइए लेमडा 1 आपके पास क्या आ गया, 2L आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हमें फिंगर टिप्स पर होना चाहिए कि फंडामेंटल हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी स्ट्रेची वेव इन स्ट्रेचिंग में क्या होती है, V डिवाइडेड बाय लेमडा 1 की जगह 2L आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। F2 की अगर बात की जाए तो वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स F1। तो जब मैं यहां पे प्रोड्यूस करूंगा, इसको प्लेस करूंगा, तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, V ओवर 2L। तो ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, क्या चीज आ गई, V ओवर L। सिमिलरली जब मैं F3 की बात करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स F1 और सो ऑन। F4 क्या होगा, 4 टाइम्स F1। तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, हम इसका एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, दैट Fn इज इक्वल टू n टाइम्स F1, जबकि n की वैल्यूज आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब सबसे अहम पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी बात की जाएगी स्ट्रेची वेव्स इन स्ट्रेचिंग की, तो इसमें यानी स्टेशनरी वेव्स की अगर बात की जाए स्ट्रेच स्ट्रिंग्स में, यानी आपके पास स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो उसमें आपके पास कौन कौन से हार्मोनिक्स होंगे और कौन कौन से हार्मोनिक जो होंगे एब्सेंट होंगे। तो हमारे पास आप देख सकते हैं, हमारे पास इवन भी मौजूद हैं और हमारे पास ऑड भी मौजूद हैं। इसका मतलब दे हैव बोथ इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स। इनमें इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब कहा जाए तो दे आर रिचर इन हार्मोनिक्स। ये भी बाद का पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए स्टेशनरी वेव्स स्ट्रेचिंग की बात की जाती है और एयर कॉलम्स की बात की जाती है, और एयर कॉलम में दो केसेस हैं, ओपन एट बोथ एंड एंड क्लोज एट वन एंड। तो हम बाद में उन दोनों को भी देखेंगे, लेकिन इन तीनों का कंपैरिजन होता है। पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसे जो रिचर इन हार्मोनिक्स है, वो ये पूछा होता है जिसमें सारे हार्मोनिक्स होंगे वही रिचर होगा। तो स्ट्रेचिंग तो अभी तक कहा जाए तो ये रेस जीत रही है, इसमें सारे के सारे हार्मोनिक्स मौजूद हैं। अब स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वेवलेंथ डिक्रीज करती जाती है। ये भी आपने याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इन स्ट्रेची वेव्स
as the harmonics, the number of harmonics increases, the wavelength yes decreases, और vice versa कि अगर नंबर ऑफ हार्मोनिक्स डिक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ क्या करेगी, वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट केस की तरफ जा रहे हैं। आप बात करते हैं स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स की, और एयर कॉलम्स में मैं आपके सामने सबसे पहले जो चीज रख रहा हूं स्टेशनरी वेव्स की बात कर रहा हूं, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। स्टेशनरी वेव्स जब एयर कॉलम की बात की जाती है, यानी पाइप्स की बात की जाती है, हमारे पास ऑर्गन पाइप्स होते हैं, तो दो तरह के पाइप हमारे जेहन में आते हैं, आप सब जानते हैं, ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन एट बोथ एंड्स एक ये हमारे पास आता है, और दूसरा जो हमारे पास आता है वो होता है क्लोज्ड एट वन एंड, यानी एक एंड पर कहा जाए वो क्लोज होगा। अब इन दोनों को ड्रॉ करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखिएगा। ओपन एट बोथ एंड्स में मैं आपके लिए एक ऑर्गन पाइप ड्रॉ कर रहा हूं, इसके दोनों एंड ओपन है, यू कैन सी इट इज लाइक दिस वन। और क्लोज की अगर बात की जाए तो क्लोज में हमारे पास एक एंड ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ किया जाता है, विच मीन्स इट सर्व्स एज अ क्लोज्ड एंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को एंटी टेस्ट के हवाले से, ये एक ओपन एंड है, और ओपन एंड पर हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा, ओपन एंड पर आपको मैं बता चुका हूं हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा, इट विल बी इक्वल टू एंटीनोड, जस्ट लाइक स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेसिंग। बस स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेसिंग में सिर्फ ये था कि इसके दोनों एंड्स क्लोज थे, तो यहां पर जो एयर पाइप है इसमें दोनों एंड्स ओपन है, यानी दोनों में एक सिमिलैरिटी देखने में आ रही है कि दोनों, इसके अगर दोनों एंड क्लोज हैं तो उसके दोनों एंड ओपन है। इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, एंटीनोड, यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, एंटीनोड। तो आपके पास जो फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस होगा इट विल बी लाइक दिस वन, वो ऐसे प्रोड्यूस होगा, यानी ये आपके पास एंटीनोड आ गया, ये भी आपके पास एंटीनोड आ गया, ये एंटीनोड नंबर 1 है। सेंटर में आपके पास क्या आता है, सेंटर में आपके पास नोड आता है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो डायग्राम मैंने अब आपके लिए ड्रॉ की है, अगर इन टुकड़ों को मैं सीधा करके जोड़ लूं तो क्या वो यही शेप नहीं बन जाती, यही शेप बन जाती है। तो इसका मतलब पता ही चला कि अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए तो इसकी फंडामेंटल हार्मोनिक में और इसके फंडामेंटल हार्मोनिक में कोई भी फर्क नहीं है, द बोथ आर एग्जैक्टली सिमिलर। इसलिए याद रखिएगा यहां पर वही सारे फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं जो कि स्ट्रेचिंग में यूज किए जाते हैं। तो आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नेशनल एमडी कैट में ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से किसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, किसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। तो दोनों की फ्रिक्वेंसीज क्या होती हैं, दे आर आइडेंटिकल, सेम फ्रिक्वेंसीज होती हैं, वेवलेंथ भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे फिर डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, इसका फंडामेंटल हार्मोनिक भी मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ, V/2L। और सिमिलरली इसके लिए मैं वही सारी सीरीज यूज करूंगा, Fn इज इक्वल टू n टाइम्स F1, जबकि n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन है। तो यहां पर भी हमारे पास मजे की बात यह है कि हमारे पास दोनों हार्मोनिक्स मौजूद हैं, जी हाँ, इवन भी और ऑड भी। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया कि अगर पेपर में एमसीक्यूज में हमसे पूछा गया कि बताइए हमारे पास तीनों केसेस दिए हुए, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेचिंग की बात हो रही है अल्फा में, और बीटा में बात हो रही है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम व्हेन बोथ एंड्स आर ओपन, और चार्ली में स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम व्हेन वन एंड इज क्लोज, जिसे अभी हमने पढ़ना है। तो वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर होगी है कि हमारे पास अल्फा बीटा आंसर होगा रिचर इन हार्मोनिक्स के हवाले से। अगर रिचर इन हार्मोनिक्स की बात की जाए तो स्ट्रेचिंग और ऑर्गन पाइप या ओपन या पाइप ओपन एट बोथ एंड जो कहा जाए एयर कॉलम्स में, ये दोनों की फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो हूबहू सेम होती है, आइडेंटिकल होती हैं, दोनों में इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं। तो आप बोथ ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप वो कहते हैं कि जो कौन सा रिचर नहीं है, तो ऑब्वियसली साफ सी बात है एक ही चीज रहेगी, हमने उसको पढ़ा तो नहीं भी, लेकिन आप पढ़कर आ चुके हैं एफएससी में भी, मैं भी इंशाल्लाह आपके सामने उसको ड्रॉ भी करूंगा कि आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो ओपन एंड क्लोज एट वन एंड वाला ऑर्गन पाइप होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। अब कुछ चीजें मैं यहाँ पे एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, प्लीज बड़े ध्यान, यहाँ पर एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर बात की जाए हमारे पास स्ट्रेचिंग की या एयर कॉलम, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम या ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला Fn इज इक्वल टू n टाइम्स F1 होता है। बहुत ही ध्यान से बात सुनिए, n की वैल्यू क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब जब मैं n की
n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो इसे हम लोग फंडामेंटल हार्मोनिक का नाम देते हैं। ये बात याद रखनी है आपने, फंडामेंटल हार्मोनिक का नाम देते हैं। फंडामेंटल हार्मोनिक के बाद हमारे पास जब n इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक कहलाता है, और इसका एक और नाम भी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट ओवरटोन। इसे फर्स्ट ओवरटोन का नाम भी दिया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेचिंग हो या एयर कॉलम ओपन है, एट बोथ एंड्स में हमारे पास n इज इक्वल टू 1 को तो फंडामेंटल हार्मोनिक कहते हैं, लेकिन जो n इज इक्वल टू 2 है उसको सेकंड हार्मोनिक का नाम देने के साथ साथ हम उसे फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब है कि फर्स्ट के बाद जो आता है उसे फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। सिमिलरली आइए जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेचिंग की बात की जाए, n इज इक्वल टू 3 जो है, इसको कौन सा हार्मोनिक कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम थर्ड हार्मोनिक का नाम देंगे। और ओवरटोन कौन सा होगा? ओवरटोन ये होगा, इट वुड बी इक्वल टू सेकंड ओवरटोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपने याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम के हवाले से। लास्ट जो हमारे पास जो केस है, दैट इज स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम व्हेन वन एंड इज क्लोज। स्टूडेंट्स, क्लोज एंड किसके तौर पे एक्ट करता है? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्लोज एंड पर हमेशा हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? दैट इज इक्वल टू नोड। तो यहां पर क्या होने जा रहा है, बड़े गौर से देखिएगा, ये ओपन एंड है। ओपन एंड पे तो आपके पास एंटी नोड प्रोड्यूस होना ही होना है, लेकिन क्लोज एंड पर आपके पास नोड प्रोड्यूस होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड की बात करूं और इसकी बात करूं, तो यहां पर जो हमारे पास वेव आ रही है वो इस वेव के लिहाज से, यानी ओपन एट बोथ एंड्स के लिहाज से उतनी है या उसका हाफ है? उसका हाफ है। इसीलिए यहां पर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी जो होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो जाएगी? V/2L का भी हाफ हो जाएगी। V/2L का इसका यानी फंडामेंटल जो हार्मोनिक होता है, एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि इसके फंडामेंटल हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेचिंग या स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड्स का भी ऑफ होती है। तो क्या चीज आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू V/4L। आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इसमें F2 मौजूद नहीं होता, तो फिर क्या चीज होती है? F3 होता है। F3 को आप लिखेंगे 3 टाइम्स F1, और इसी तरह इसके बाद आपके पास F5 एग्जिस्ट करेगा, 5 टाइम्स F1 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्मूला इसके लिए Fn इज इक्वल टू n टाइम्स F1 ही होता है, और लेकिन n की वैल्यू आपके पास क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब यहां तक तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, आपने FSME भी पढ़ा हुआ है, लेकिन एंटी टेस्ट में सबसे डेंजरस पॉइंट ये हो जाता है कि जब वो यहां पर हार्मोनिक्स का नाम लेके पुकारता है और ओवरटोन का नाम लेता है, तो आप वही टेक्निक याद रखेंगे। कैसे? जरा गौर से सुनिएगा। हमारे पास जो चीज यहां पे गौर तलब है, जब मैं n इज इक्वल टू 1 लिखूंगा तो मैं इसे क्या कहूंगा? जरा मैं इसे फंडामेंटल हार्मोनिक का नाम दूंगा, या मैं इसे फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकता हूं। लेकिन जब मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं, तो देखें n इज इक्वल टू 2 तो मैं यहां पे पुट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास n इज इक्वल टू 3 है। तो मैं n इज इक्वल टू 3 पुट करता हूं, तो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं? बच्चे इसे सेकंड हार्मोनिक मानते हैं। जी नहीं, सेकंड हार्मोनिक इसमें कहा जाए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसमें फोर्थ हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं करता। तो कौन कौन से इसमें ऑड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करते हैं? फर्स्ट एग्जिस्ट करता, थर्ड एग्जिस्ट करता, फिफ्थ एग्जिस्ट करता। क्लियर हो गया? तो आप जो n का नंबर होगा आप वही हमेशा याद रखेंगे, वो हार्मोनिक का नंबर होता है। तो शॉर्टकट मैंने बता दिया, याद रखना है। क्या याद रखना है? जो n का नंबर होगा वही बेसिकली हार्मोनिक नंबर होता है। तो n इज इक्वल टू 3 का मतलब ये है, ये इसका थर्ड हार्मोनिक होगा, हम में से कोई इसे सेकंड हार्मोनिक नहीं कहेगा। लेकिन अगर इसको ओवरटोन की बात करूं तो ये किसके बाद आया? सेकंड के बाद नहीं आया, सेकंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। किसके बाद आया? फर्स्ट के बाद डायरेक्टली थर्ड आ गया, इसीलिए इसको सेकंड ओवरटोन नहीं कहा जाता। ये है वो टेक्निकल पॉइंट जिसे आपने हमेशा याद रखना। एंटी टेस्ट में बहुत ज्यादा ये कहा जाए क्रूशियल हो सकता है, डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि यहां पर हम इसे ओवरटोन के हवाले से हम इसे फर्स्ट ओवरटोन का नाम देंगे, हम फर्स्ट ओवरटोन का नाम देंगे, हम इसे सेकंड ओवरटोन नहीं कहेंगे। जबकि
यहाँ पे जब n इज इक्वल टू 2 होता था, सॉरी n इज इक्वल टू 3 होता था, तो थर्ड को हम थर्ड हार्मोनिक तो कहते थे, मगर चूंकि दूसरे के बाद आता था इसको सेकंड ओवरटोन कहते थे, लेकिन यहाँ पे दूसरा है ही नहीं, इसलिए आप इसको फर्स्ट ओवरटोन का नाम देंगे। इसी सीक्वेंस को इंशाल्लाह आप आगे लेकर चलेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं। कुछ इंशाल्लाह मैं मजीद आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब जरा गौर से देखिएगा, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखा कि अगर स्ट्रेटरी वेव्स इन स्ट्रेच सिंक की बात की जाए तो वो वही बात है जो कि स्ट्रेटरी वेव्स इन एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड, दोनों आइडेंटिकल है। दोनों की फ्रीक्वेंसी, सपोज करें मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक एयर कॉलम है, प्लीज ये बात बड़े ध्यान से देखिएगा, पेपर में सपोज करें क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास एक एयर कॉलम है विच इज ओपन एट बोथ एंड्स, वो दोनों एंड्स पर ओपन था और उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इट केम आउट टू बी 100 हर्ट्ज, वो 100 हर्ट्ज है। अब अगर इसी को मैं एक एंड से क्लोज कर देता हूं, गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी को एक एंड से क्लोज कर रहा हूं, जो ही मैं इसको एक एंड से क्लोज कर दूंगा तो बताइए अब नई वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो बच्चे आपने घबराना नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारे पास जो होता है क्लोज एट वन एंड, उसकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग या ओपन एट बोथ एंड्स की फ्रीक्वेंसी का क्या होती है, जी हाँ, हाफ होती है। तो आपने सिंपली 100 को 2 से डिवाइड कर देना है, क्या जवाब आ जाएगा, 50 हर्ट्ज आ जाएगा। तो इस तरह कहा जाए तो आप कोई भी जो है वो एमसीक्यूज आसानी से कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी हाफ हुई है तो बताइए वेवलेंथ क्या होगी, जी हाँ, डबल हो जाएगी। तो बात का तो पेपर में टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछता कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं देता, जी हाँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स की वेवलेंथ दे देता है। जैसे सपोज करें वेवलेंथ वो कहता है कि अगर 2 मीटर है ओपन एट बोथ एंड्स, तो बताइए अगर एक एंड को क्लोज कर दें तो अब वही अगर हार्मोनिक्स में प्रोड्यूस हो तो वेवलेंथ क्या होगी, तो वेव अगर फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी वही नहीं होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली वेरी कर जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आप जब जानते हैं हाफ हो जाएगी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ उसका कहा जाए वो डबल हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर की जगह आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो आपका पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डॉपलर इफेक्ट। स्टूडेंट्स, डॉपलर इफेक्ट के हवाले से मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और बड़े ध्यान से मेरी बात सुननी है और हर पॉइंट को आपने राइट डाउन करना है। डॉपलर इफेक्ट बेसिकली, जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे, रियल एंड अपेरेंट वेट, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, इसी तरह ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर जो होता है उनके दरमियान स्टार्ट होती है क्या, एक रिलेटिव मोशन शुरू होती है, तो फिर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रियल से चेंज होकर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बन जाती है, जिसको एफ प्राइम कहते हैं, और इस इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट का नाम दिया जाता है। यानी सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान जब भी रिलेटिव मोशन होगी, या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाए या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाए, तो फिर इन तमाम केसेस में 4 केसेस हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। तो आप जानते हैं हम इसकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी तरह से होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी। तो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इंशाल्लाह हम वो भी देखेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी रिलेटिव मोशन होगी सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रियल फ्रीक्वेंसी नहीं रहती, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एक चेंज आता है उसके अंदर। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, और वो उस फ्रीक्वेंसी का जो चेंज कहा जाए वो वेवलेंथ के चेंज की वजह से भी हो सकता है, और हो सकता है वेवलेंथ चेंज ना हो लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही हो। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोगों ने आज इंशाल्लाह देखने हैं एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डॉपलर इफेक्ट में। तो इसके 4 केसेस हैं, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला केस आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, जो केस 1 है, उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो सोर्स है, सोर्स एट रेस्ट होती है। सोर्स जब रेस्ट पर होगी तो स्पीड ऑफ सोर्स जो है दैट इज इक्वल टू 0, और ऑब्जर्वर जो होता है, ऑब्जर्वर वो मूव करता है टुवर्ड्स सोर्स मूव कर रहा होता है। और जब वो टुवर्ड्स सोर्स मूव करता है तो हम सब जानते हैं फ्रीक्वेंसी में एक इंक्रीज आता है, वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है। और ये फ्रीक्वेंसी में चेंज किसकी वजह से आता है, मैं शॉर्टकट फॉर्मूला आपको किधर बता चुका हूँ, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बहरहाल इसका फॉर्मूला जो हमारे पास
यानी यहाँ पे इसमें से इस केस में सबसे आम नुक्ता जो आपने याद रखना है, वेवलेंथ का कांस्टेंट रहना। कैसे, जरा गौर से दिखेगा। सपोज कर रहा हूं ये मेरे पास एक सोर्स है जो कॉन्टिन्यूसली वेव्स प्रोड्यूस करी है। ये वेव्स मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ की, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, दे आर मूविंग फॉरवर्ड। देखिए सोर्स अपनी जगह पर रेस्ट पर है, सोर्स तो मूव नहीं कर रही मगर वेव तो मूव करती हैं। वेव की स्पीड क्या होती है, v, वो स्पीड v के साथ वेव फॉरवर्ड जा रही है। अगर एक ऑब्जर्वर यहां पर मौजूद हो और वो भी स्टेशनरी हो तो वो 1 सेकंड में जो वेव्स अगर कैप्चर कर रहा है, सपोज करें वो जो वेव्स कैप्चर कर रहा है वो 1 सेकंड में 100 हर्ट्ज हैं या 50 हर्ट्ज हैं, तो अगर वो रुका हुआ है तो उसको 100 हर्ट्ज ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी महसूस होगी। लेकिन अगर ये इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे विद स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, तो फिर क्या होगा, वेव भी उसकी तरफ आ रही है और वो वेव्स की तरफ जा रहा है, तो फिर वो 1 सेकंड में नंबर, अगर पहले वो 1 सेकंड में 50 फॉर एग्जाम्पल वेव्स कैप्चर कर रहा था, तो अब वो यकीनन जल्दी ज्यादा वेव्स कैप्चर करेगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मैं बात करूं वेव उस तरफ मूव करिए, सोर्स अपनी जगह पे स्टेशनरी है। तो इसकी वजह से कहा जाए हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी बनती है, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी में एक एडिशन आ जाता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बनती है v प्लस यू नॉट। और हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बहुत फेमस है, दैट इज इक्वल टू v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाई v इंटू एफ। और ये फैक्टर ऊपर वाला चूंकि नीचे वाले फैक्टर से बड़ा, तो इसका मतलब एफ प्राइम बड़ा होगा, एफ से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करता है और सोर्स स्टेशनरी है तो किस में कोई चेंज नहीं आता। जी हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेवलेंथ में कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती, इट विल रिमेन द सेम। और फिर किन दो का हमारे पास रिलेशन बनता है, स्पीड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बनता है। मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने डिजाइन कर दिया। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर वो दे देगा, स्पीड ऑफ सोर्स दे देगा, आपको अपेरेंट रियल फ्रिक्वेंसी दे देगा और आपसे अपेरेंट फ्रिक्वेंसी वो डिमांड करेगा, या फिर अपेरेंट फ्रिक्वेंसी देके वो आपसे रियल फ्रिक्वेंसी पूछ लेगा, या फिर ये दोनों चीजें देके वो आपसे स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर पूछ सकता। तो ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हम अपने दोनों टेस्टों में इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट केस है दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस, इट इज केस नंबर 2। सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड केस में दैट इज इनवर्स ऑफ दिस वन। हमारे पास जो ऑब्जर्वर होता है इट मूव्स अवे, ऑब्जर्वर जो होता है इट मूव्स अवे फ्रॉम सोर्स, सोर्स से, और सोर्स किस पर है, सोर्स इज एट रेस्ट, सोर्स तो रेस्ट पर है। अब वो अवे मूव कर रहा है। अब जब वो अवे मूव कर रहा होगा तो इसका ऑपोजिट होगा, कहा जाए इसका ऑपोजिट होगा, वो अवे मूव कर रहा होगा। तो हमारे पास स्पीड के लिए आप रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, पहले आपने प्लस किया था, अब आप रिलेटिव वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज इक्वल टू v माइनस यू नॉट। तो आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी एफ प्राइम इज इक्वल टू, फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही देगा, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। अब स्टूडेंट्स माशाल्लाह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, और जब भी ऐसा होगा तो एफ प्राइम की वैल्यू नई वाली जो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट होगी वो पहले वाली फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या चीज़ सेम रही, वेवलेंथ कांस्टेंट रही, और कहा जाए रिलेशन। फिर इस तरह से आपको डिफरेंट चीजें प्लेस करके वो आपसे कोई भी चीज आपसे डिमांड कर सकता है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर पहले दो केसेस में जब तक सोर्स स्टेशनरी था तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं है, ये आपने याद रखना है। केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 3 में क्या होता है, हमारे पास जो सोर्स होती है, अब उसने मूव करना, अब उसकी बारी है। सोर्स मूव करती है, दो केसेस हो सकते हैं, वो टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर भी जा सकती है और वो अवे भी जा सकती है। अगर वो टुवर्ड्स जाएगी तो हमारे पास थर्ड केस बनेगा, और अगर वो अवे जाएगी तो आपके पास फोर्थ केस बन जाएगा। स्टूडेंट्स कैसे होगा जरा गौर से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो डायग्राम में मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अब पहली दफा वेवलेंथ में चेंज आने जा रहा है। कैसे, प्लीज स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सोर्स है, मैं वेव्स ड्रॉ कर रहा हूं, 1 काउंट करें, 2 3, मैंने 3 वेव्स ड्रॉ की समझाने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। हमारे पास ऑब्जर्वर कहा जाए वो यहां पर कहीं है, दिस इज ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है हमारे पास, ये सोर्स है। अब अगर सोर्स भी मूव करती है फॉरवर्ड, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है लेकिन सोर्स मूव कर जाती है, और सोर्स
फौरन से पहले यहां कहीं आ जाती है, तो सोर्स से जो नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस करनी है वो तो इतनी होंगी, 3 ही होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स तो डिपेंड कर रहा होता है वो वाइब्रेशंस कितनी करी है। क्लियर हो गया? तो वो उसका कहा जाए सोर्स के मोशन के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि यहां पर जब सोर्स थी तो ये 3 वेव जो थी उनके लिए डिस्टेंस इतना ज्यादा था, लेकिन जब यहां पर वो पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा, इन्हीं वेव्स के लिए ये तीनों वेव्स को कॉन्ट्रैक्ट होके नंबर ऑफ वेव्स वही नहीं, लेकिन हमारे पास कहा जाए तो डिस्टेंस कम हो गया, तो वेव्स कहा जाए सिकुड़ गई। वेवलेंथ में क्या आया? जी हाँ, वेवलेंथ डिक्रीज कर गई। और आप सब जानते हैं यहां पर क्या होगा, नई वाली वेवलेंथ होगी जिसको लैम्डा प्राइम मैं कहूंगा, वो पहले वाली वेवलेंथ से स्मॉल होगी। हमारे पास एक डॉपलर शिफ्ट आता है, हम इसको डॉपलर शिफ्ट का नाम देते हैं। डॉपलर शिफ्ट बेसिकली चेंज इन वेवलेंथ को कहते हैं, डॉपलर शिफ्ट। और इसमें हमारे पास क्या आता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू क्या चीज आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू हमारे पास पहले वाली वेवलेंथ में से कहा जाए आप नई वाली वेवलेंथ को माइनस कर देंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेवलेंथ डिक्रीज कर गई। जब भी वेवलेंथ डिक्रीज करती है तो फ्रीक्वेंसी क्या करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे हमारे पास सोर्स मूव कर रहा था फॉरवर्ड विद स्पीड ऑफ सोर्स, वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो आप सब जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात की जाए, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस होती है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा थर्ड केस का वो क्या बन जाएगा, हमारे पास ऊपर v रहेगा और नीचे आप लिखेंगे v माइनस स्पीड ऑफ सोर्स मल्टीप्लाइड बाय f। यहां पर भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ने इंक्रीज होना है, क्यों? देखिए ऊपर v है, नीचे v माइनस यूएस है, यानी नीचे v में से यूएस माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो इसका मतलब f प्राइम जो होगा वो बड़ा होगा, किससे? f से बड़ा होगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन किसकी वजह से? डिक्रीज इन वेवलेंथ की वजह से। बाय वन गेट वन फ्री। अगर सोर्स अवे मूव करेगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तब हमारे पास जो डॉपलर शिफ्ट है वो कहा जाए, यहाँ पे आप प्लस राइट डाउन कर देंगे, यू कैन राइट डाउन डॉपलर शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास लैम्डा प्लस लैम्डा प्राइम हो जाएगा। और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा, v ओवर नीचे v प्लस स्पीड ऑफ सोर्स इनटू f हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी कहा जाए वो डिक्रीज कर जाती है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि डॉपलर इफेक्ट का जो टॉपिक है वो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दोनों वेव्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब इसको साउंड वेव्स पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें आपने याद रखनी है, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट को समझाने के लिए आइए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं ब्लू शिफ्ट की। स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि अगर मैं विजिबल की बात करूं तो कैसे याद करवाया था, जी हाँ, रोए गी बीवी, जिसे रोइक बीव भी कहते हैं, लेकिन याद बच्चे बड़े खुश होते हैं रोएगी बीवी से, उनको बड़ी अच्छी तरह से याद हो जाता है। अब आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको डिजाइन किया गया है आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, B for blue, I for indigo and V for violet। और इसे डिजाइन ऐसे किया जाता है कि अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी और स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैं अपने तमाम पहले वाले लेक्चर में ये सारी बातें अपनी डिटेल में समझा चुका हूं। अब होता ही है कि सपोज करें हमारे पास एक स्टार है, स्टार, और वो स्टार क्या कर रहा है, वो इट इज कमिंग टुवर्ड्स अर्थ। अगर वो अर्थ की तरफ आ रहा है तो अगर वो अर्थ की तरफ आ रहा है तो वो जो लाइट एमिट कर रहा होगा, जो लाइट एमिट कर रहा होगा, जब सोर्स जो है, सोर्स है इस वक्त स्टार है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ आ रहा है, तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ आपको मैंने बताया था डिक्रीज कर जाती है। जब भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आता है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ, वेवलेंथ डिक्रीज करती है। और अगर वेवलेंथ डिक्रीज करे तो फिर इसका मतलब हम किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, अगर रेड वो लाइट एमिट कर रहा होगा, अगर वो रेड लाइट एमिट कर रहा होगा तो वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, रेड की वेवलेंथ क्या होती है, रेड की वेवलेंथ कंपैरेटिवली बिगर होती है। अब चूंकि वो हमारी तरफ आ रहा है, हमारा सोर्स जो है, सोर्स इज मूविंग
टूवर्ड्स अस, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास वेवलेंथ में डिक्रीमेंट आएगा, और वेवलेंथ डिक्रीज होने का मतलब ये है कि हमारे पास कहा जाए शिफ्ट हो जाएगा, रेड टूवर्ड्स द ब्लू शिफ्ट हो जाएगा। इसका इनवर्स क्या होगा, दैट इज व्हाट, कि अगर हमारे पास वही स्टार दूर जाने लग जाए तो फिर अगर वो ब्लू एमिट कर रहा होगा तो ब्लू विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द रेड, तो ब्लू कहा जाए वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द रेड। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अब अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स, नेशनल एमडी कैट में सिंपल हार्मोनिक मोशन को बहुत ही कहा जाए इख्तिसार से पेश किया गया है, यानी इसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो सिंपल क्या है, दे आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते किसको हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कहते हैं इज अ स्पेशल, एक स्पेशल होती है, स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन है जो पीरियोडिक, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीरियोडिक भी है। पीरियोडिक का मतलब ये इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, कि इसमें एक्सेलरेशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से हमारे पास आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि दो बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हमारी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है और हमारे नेशनल एमडी कैट के सिलेबस में, दोनों के लिए पढ़ना हमारे लिए, इनको एटलीस्ट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एक है मैस स्प्रिंग सिस्टम, मैस स्प्रिंग सिस्टम, और दूसरा जो हमारे पास जो आ जाता है दैट इज इक्वल टू हमारे पास सिंपल पेंडुलम। ये दो टॉपिक हमारे पास बहुत ही अहमियत के हामिल है। इसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस क्या करनी है, मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड, क्योंकि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में टाइम पीरियड आता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा सिंपल पेंडुलम में टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। सिंपल पेंडुलम का टॉपिक हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसीलिए हम इसको बहुत डेप्थ में नहीं देखेंगे। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए इस फॉर्मूले में टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के लेंथ और जी के वाले से कुछ थोड़े मोटे क्वेश्चन आते हैं तो हम आसानी से डील कर सकते हैं, बट इट्स नॉट द पार्ट इन द पार्सल ऑफ द सिलेबस ऑफ नेशनल एमडी कैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारा ये सिलेबस का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दो एग्जाम्पल आपके पास हैं। स्टूडेंट, इसके अलावा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपको दो चीजों की बहुत जरूरत होती है। एक होता है रीस्टोरिंग फोर्स और दूसरा इनर्शिया। इनर्शिया इसकी एग्जांपल मैं कैसे दूंगा, जरा गौर से देखिएगा। मैं आपके लिए यहां पर मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करता हूं कि मेरे पास ये एक फर्म सपोर्ट है और मेरे पास ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। और कहा जाए ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग की बात बता रहा होता है। जितनी इसकी वैल्यू बड़ी होगी इसका मतलब उस स्प्रिंग को में एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, यानी कितनी फोर्स चाहिए 1 मीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए, जिसका जितना ज्यादा होगा, जैसे अगर किसी का 1000 न्यूटन पर मीटर है तो उसका मतलब 1000 न्यूटन की फोर्स लगे तो एक्सटेंशन 1 मीटर की होगी। और किसी का 500 न्यूटन पर मीटर है तो उसका मतलब सिर्फ 500 न्यूटन की फोर्स लगा के आप 1 मीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहा जाए ये हार्डनेस ऑफ द स्प्रिंग की भी बात करता है। जितना के की वैल्यू ज्यादा होगी स्प्रिंग उतना ज्यादा मजबूत होगा, उतना उसको एक्सटेंड करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग का नाम भी दिया जाता है। बहरहाल इसके साथ स्प्रिंग के साथ हमने अटैच किया एक मैस को, और अगर इस मैस को मैं कुछ दूर जाके छोड़ देता हूं तो जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो इसे वापस कौन सी चीज लेके आती है, जी हाँ, रीस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि जब स्प्रिंग एलोंगेट हो जाता है तो रीस्टोरिंग फोर्स लगती है। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। इसीलिए फोर्स ने एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड द मीन पोजीशन ही होती है। अब जब ये मीन पोजीशन पर पहुंच जाता है तो यहां पे रुकता क्यों नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस तो ले आई मीन पोजीशन पर, रुकता क्यों नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट पर आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी है।
हालांकि नेशनल एमडी कैट में काइनेटिक एनर्जी वाला यानी एनर्जी कंजर्वेशन वाला काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक हमारे सिलेबस का ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हमारे सिलेबस में है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, आप सब जानते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। अब ये रुक नहीं सकता, तो इसे कौन सी चीज़ आगे लेके जाती है, दैट इज इनर्शिया। और जब ये आगे जा रहा होता है तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स इसको स्टॉप करती है, रोकती है, और अल्टीमेटली यहाँ जाके वो रुकता है और फिर उसको वापस लेके आती है। तो पता चला दो चीज़ें रोल प्ले करती हैं, पहली रिस्टोरिंग फोर्स और दूसरा इनर्शिया। तो मैंने बताया दो चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया का। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। सो स्टूडेंट्स, हम अब अपना बोर्ड आइए दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ताकि अपने लेक्चर को कहा जाए तो हम आगे कंटिन्यू कर सकें। हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर बात की जाए तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में दैट इट्स ए पीरियोडिक मोशन, लेकिन एक वाइब्रेटरी मोशन भी है। इसका मतलब टू एंड फ्रो ऑब्जेक्ट मूव करेगा अबाउट द मीन पोजीशन, और वो क्या करेगा, इट विल रिपीट इट्स मोशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्सेलरेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस जो होगा 180 डिग्री होगा। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं और एक्स एक्सिस के लॉन्ग में डिस्प्लेसमेंट को यानी इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस को प्लॉट करूं और वाई एक्सिस के लॉन्ग में एक्सेलरेशन को प्लॉट करूं, तो आप देखेंगे कि दोनों ने जब मैक्सिमम पे जाना है तो एक ने पॉजिटिव मैक्सिमम होना है, एक ने नेगेटिव मैक्सिमम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि दोनों एक ही वक्त में मैक्सिमम होंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक की वैल्यू अगर पॉजिटिव बन रही होगी तो दूसरी नेगेटिव बन रही होगी। अब ये दो ही क्वाड्रेंट्स बनते हैं, कौन से, एक सेकंड क्वाड्रेंट और एक कहा जाए हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करिए, एंड इट विल ऑब्वियसली बिटवीन द सेकंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर जहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव मैक्सिमम है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो जाती है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाती है, जीरो, यानी मीन पोजीशन की बात कर रहा हूँ। और जब आप पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव मैक्सिमम होती है और डिस्प्लेसमेंट कहा जाए दैट इज पॉजिटिव मैक्सिमम। सो दैट इज समथिंग विच इज द ग्राफ बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विच इज ऑलवेज directed away from the mean position, and the acceleration in the simple harmonic motion, which is a variable obviously that is directly proportional to the displacement from the mean position, and it is always directed towards the mean position. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो मैंने आपके लिए लिखा कि पीरियोडिक मोशन भी और वाइब्रेटरी मोशन भी, इसके पीछे क्या राज है कि बाज का ऐसा होता है कि पीरियोडिक का जो वर्ड होता है वो हमें कंफ्यूज कर देता है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे नेशनल एमडी कैट में चूंकि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है विद एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो क्या होता है, जरा गौर से दिखेगा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको पी प्राइम का नाम दिया गया, ये एक सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये हर एक खास इंटरवल के बाद अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करेगा। इसके प्रोजेक्शन को हम डायमीटर के अलॉन्ग देखते हैं, तो जैसे जैसे ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है वो इट्स डायमीटर DE के अलॉन्ग वाइब्रेट करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पी प्राइम की मोशन कौन सी है, पी प्राइम की मोशन सिंपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और एंड पॉइंट जो मैंने रेड से शो किया है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पी प्राइम की मोशन को आप पी प्राइम की मोशन जो कि एन को प्रोड्यूस करती है, पी प्राइम की जात अपनी जात में जो मोशन है वो सिंपल हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, आप उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। इसी तरह पॉइंट एन जो है, पॉइंट एन जिसे प्रोड्यूस तो पी प्राइम की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ने किया, लेकिन आप पॉइंट एन की मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो बाद का पेपर में पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जो होती है वो कौन सी मोशन होती है, सिर्फ पीरियोडिक होती है, सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, दोनों होती है। तो बच्चे दोनों की तरफ चले जाते हैं, वो समझते हैं क्योंकि पी प्राइम ने एन को प्रोड्यूस किया तो एन चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, दैट इज द प्रॉब्लम। ऐसा आपने नहीं करना, पी प्राइम क्लियरली डिस्टिंक्टली इट इज ओनली परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और पॉइंट एन जो है वो आपके पास हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म कर रहा होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट का जो हमारे पास इक्वेशन आती है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। इसका अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं तो साइन कर्व होगा, तो हम कह सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ साइन कर्व। स्टूडेंट्स, अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बाद इंशाल्लाह ताला मैं डिस्प्लेसमेंट को और भी आगे लेके चलूंगा।
वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था v इक्वल टू दैट वाज ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप सब जानते हैं एक्स नॉट एम्पलीट्यूड को कहते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और एक्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होती है। वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, मीन पोजीशन पर जब एक्स जीरो हो जाता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। जो यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे जीरो पुट करेंगे ये फैक्टर जीरो हो जाएगा और ये फैक्टर स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा तो अल्टीमेटली क्या आएगा ओमेगा एक्स नॉट। बाज़ का पेपर में ही होता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था तो अल्फा में ओमेगा एक्स नॉट लिखा होता है, तो वो आपसे चाह रहा होता है कि आप बताएं कि मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा है। तो बच्चे फ़ौरन से पहले अल्फा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अल्फा में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारे पास ओमेगा एक्स नॉट जो है जो अल्फा में मौजूद था, बेसिकली उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ओमेगा जो है वो डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस फॉर्मूला को डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैं सारी फॉर्म्स आपके सामने राइट डाउन कर रहा हूँ। ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई ओवर टी एक्स नॉट, इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। 1 ओवर टी को एफ लिखा जा सकता है तो 2 पाई एफ एक्स नॉट ये मैक्सिमम वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। इसके अलावा ओमेगा जो है उसको इन टर्म्स ऑफ अगर मैं मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करूं अंडर रूट के ओवर एम लिखा जा सकता है। अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर एल भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो इस ओमेगा की जगह मैक्सिमम वेलोसिटी को ओमेगा की जगह अगर मैं अंडर रूट के ओवर एम यूज करूं तो अंडर रूट के ओवर एम इंटू एक्स नॉट ये भी हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी ही का रिलेशन बनता है। और इसी तरह अगर मैं ओमेगा की जगह अंडर रूट जी ओवर एल पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला भी हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी का ही फॉर्मूला बनता है। अब जब x आपके पास x नॉट हो जाता है यानी आप एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आप सब जानते हैं कि वेलोसिटी कम होकर क्या हो जाती है जीरो जाती है। पुट भी कर सकते हैं जो ही मैं यहाँ पे x की जगह x नॉट पुट करूंगा तो x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है। यहाँ पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास एलेबरेट हम लोग कर सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखने के लिए आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स देखिए एक बात याद रखिएगा, आप एक्सलेशन की बात कर लेते हैं। मीन पोजीशन पर जब एक्स जीरो हो जाता है तो एक्सलेशन आपके पास जीरो हो जाती है क्योंकि आप एक्स की जगह एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड राइट डाउन करूँ तो नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स की जगह जो ही आप जीरो पुट करेंगे पूरा प्रोडक्ट जीरो जाएगा। तो एक्सलेशन मीन पोजीशन पर कहा जाए तो मीन पोजीशन पर एक्सलेशन जीरो जाती है क्योंकि एक्स भी जीरो जाता है, दोनों डायरेक्टली प्रपोर्शनल होते हैं। और जब एक्सट्रीम पर हम जाते हैं तो ए मैक्सिमम क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा चूंकि आपने अभी देखा मुझसे कि ओमेगा को हम दो तरह से लिख सकते हैं। मैं इसको अंडर रूट के ओवर एम भी लिख सकता हूँ और मैं इसको अंडर रूट जी ओवर एल भी राइट डाउन कर सकता हूँ। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो यहाँ पे चूंकि ओमेगा स्क्वायर है तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं ए मैक्सिमम को ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट की बजाय के ओवर एम एक्स नॉट या जी ओवर एल एक्स नॉट भी राइट डाउन कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज के शक्ल में आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद बात लेते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की। तो इन दोनों में जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये बात अपने याद रखनी है कि हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का फेज डिफरेंस जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एक्स जीरो था यानी मीन पोजीशन की बात कर लेते हैं तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी मीन पोजीशन पर जो थी इट वाज बेसिकली मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम थी लेकिन एक्सेलरेशन क्या थी जीरो। इसका मतलब कौन लीड कर गया, यानी जब एक्स जीरो था एक्सेलरेशन जीरो है मगर वेलोसिटी मैक्सिमम है। इसका मतलब वेलोसिटी के जो इक्वेशन होगी उसमें कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होगी। जो भी कॉस आ जाएगा और हमारे पास एक्सेलरेशन में साइन आता है तो अल्टीमेटली कौन लीड कर रहा है, द लीडिंग क्वांटिटी इज ऑब्वियसली द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी लीड्स एक्सेलरेशन बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री पाई बाय 2। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज आप सब जानते हैं नेशनल एमडी के एक्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस साल बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। हमारे पास लास्ट ईयर के ही वो लर्निंग आउटकम्स हमारे पास हैं और इसमें हम देखें तो कोई नई एडिशन नहीं हुई है और हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन देखनी है टिल द फेज। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे बड़ी डेप्थ में जाके शेयर कर चुका हूँ। आखिरी टॉपिक हमारा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो फेज और इनिशियल फेज, इन दोनों के बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए। फेज और इनिशियल फेज में क्या फ़र्क है जरा गौर से देखिएगा। एक डायग्राम में सर्कुलर पाथ में मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है। सपोज करें कोई पॉइंट यहां पर था P प्राइम और इस वक्त इसका प्रोजेक्शन जो है वो पॉइंट N वो बिल्कुल इसके सामने यहां पे कहा जाए सर्कल के सेंटर पे होगा। अब यहां पर अगर देखा जाए ये यहां से ट्रांसलेट करके यहां तक पहुंचा है
तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है उसे थीटा कहा जाएगा, जिसको ओमेगा टी लिखा जाता है। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम डिस्प्लेस्ड फेज या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। फाई किसको कहते हैं? फाई इनिशियल फेज है। यहाँ पे इनिशियल फेज क्या था, तो आपने इनिशियल पॉइंट देखना है जहाँ से बॉडी ने अपना सफर शुरू किया, तो ये इनिशियल पॉइंट था। इनिशियल पॉइंट पर अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा था, इट वॉज जीरो। तो इनिशियल फेज क्या था? जीरो। तो जिस भी पॉइंट से बॉडी डिस्प्लेस होकर कुछ एंगल थीटा कवर करेगी, तो वो जो एंगल बनता होगा उस पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट का, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, उसे आप इनिशियल फेज का नाम देते हैं। यहाँ पे इनिशियल फेज क्या था, क्योंकि यही वो इनिशियल पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर ही मौजूद था, तो इनिशियल फेज क्या था? जीरो था। अब हमारे पास हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फेज एंड इनिशियल फेज लिखा जा सकता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा प्लस फाई। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए मैं आपको सारे के सारे एमसीक्यूज आपको तैयार करवाता हूँ। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, अगर मैं बात करूं हमारी इसकी, तो इस पॉइंट पर चूंकि इनिशियल फेज क्या था? जीरो था, यानी बॉडी ने एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया था, इनिशियल फेज जीरो था। जो ही मैं फाई की जगह जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। और ये इक्वेशन हमेशा आप इस्तेमाल करेंगे जब भी बॉडी मीन पोजीशन से शुरू हो रही होगी, क्योंकि जब ये मूव कर रहा होगा अपवर्ड यहां से, तो इसका जो प्रोजेक्शन है जिसने सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना है, वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। कौन सी एक्सट्रीम की तरफ? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। तो जब भी आपने मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाना है तो इनिशियल फेज आपका जीरो लिया जाएगा और आपके पास कहा जाए इक्वेशन यूज होगी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। ये आपने याद रखना। इसके बाद सपोज करता हूं ये इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट में बॉडी कहा जाए वो वाई एक्सिस पर मौजूद थी, तो इनिशियल फेज कितना हो गया? एक्स एक्सिस के साथ 90 है, ये डिस्प्लेस फेज है थीटा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। इनिशियल फेज 90 था, जो ही 90 पुट करेंगे, आप सब जानते हैं साइन में जब भी एंगल में 90 ऐड होता है तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करता है। 90 में जो फेज डिफरेंस आता है वो साइन इज कन्वर्टेड इनटू द कॉस। तो नई वाली इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इनिशियल फेज हो तो फिर आप कौन सी इक्वेशन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे? तो फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह अगर बॉडी का इनिशियल पॉइंट ये था, यानी इनिशियल पॉइंट कहीं यहां पे था कि वो यहां पे मौजूद है, तो फिर इसका जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ वो 180 डिग्री बनता है, और तब इसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एंगल थीटा डिस्प्लेस किया, थीटा प्लस 180 पुट किया, तो जब भी 180 अगर तो साइन होगा वो माइनस साइन बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर बॉडी यहां से अपना सफर स्टार्ट करती, सपोज करें इनिशियल पॉइंट ये होता और फिर यहां तक जाती, तो फिर इनिशियल फेज आपके पास क्या आता? इट वाज 270 डिग्री। तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास इक्वेशन फाई इज इक्वल टू 270, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं और ऑब्वियसली हमें फिंगर टिप्स होना चाहिए कि कब आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। अब जो एंटिटी से क्वेश्चन आते हैं, कुछ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ सकता है कि इनिशियल फेज इतना तो बताइए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या होगा। तो ऑब्वियसली वो तो आपको मालूम हो गया कि अगर जीरो होगा तो ऑब्वियसली साफ सी बात, अगर इनिशियल फेज जीरो है तो इक्वेशन कौन सी यूज होगी? जी हाँ, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। अगर इनिशियल फेज 90 डिग्री है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा। अगर इनिशियल फेज 270 डिग्री है तो फिर आप कॉस की जगह कहा जाए माइनस कॉस पुट करेंगे, और अगर आपके पास इनिशियल फेज 180 है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। हम ये चारों फॉर्मूलाज हम लोगों ने डिराइव कर लिए, आप लोगों ने उनको याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत टेक्निकल होते हैं और बाज़ औक़ात बच्चे उनको कर नहीं पाते, आइए उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो मीन पोजिशन से, ये इसकी मीन पोजिशन है, ये इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये इसकी नेगेटिव एक्सट्रीम है। सपोज कर उसने सफर स्टार्ट किया, यहां से यहां तक गया तो उसकी वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि वाइब्रेशन में उसने कंप्लीट राउंड ट्रिप लेना है। यहां से जब वो यहां तक जाता है तो जो डिस्टेंस उसने कवर किया इट वाज एक्स नॉट। फिर क्या उसकी वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई? नहीं। टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ। यहां से जब वो वापस आएगा तो कहा जाए हाफ वाइब्रेशन अभी कंप्लीट हुई है, फिर वो दूसरे एक्सट्रीम तक जाएगा, और जब वो दोबारा यहाँ पे वापस आ जाएगा कंप्लीट राउंड ट्रिप के बाद, तो कहा जाए उसने अपना मुकम्मल एक वाइब्रेशन को कंप्लीट किया, इट वाज वन कंप्लीट वाइब्रेशन। और जो टाइम होगा वो ऑर्डिनरी टाइम नहीं होगा, वो कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड कहलाएगा, जिसके फॉर्मूलाज को हमने अपने लेक्चर में स्टार्ट में बड़ी डिटेल में देखा था।
मैस स्प्रिंग सिस्टम और मैस स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम के हवाले से। स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बात का ये पूछा जाता है कि बताइए इस यानी मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाने का टाइम कितना होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे टोटल टाइम को 4 बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 और प्लस t/4 को अगर ऐड किया जाए तो कितना आता है, वो कैपिटल T ही आ जाता है। तो बच्चे ही समझते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का जो टाइम है वो t/4 है, और वे बिल्कुल सही है, इतना ही टाइम होता है। यहाँ से वापस दोबारा आने का यानी एक्सट्रीम से मीन तक वो कितना है, t/4 यहाँ तक, तो और फिर यहाँ से यहाँ तक गया वो भी t/4, और फिर यहाँ से वहाँ पर यहाँ तक ये भी t/4 होगा। यहाँ तक तो आप कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है, जब वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर बॉडी अपने मीन से स्टार्ट हो और हाफ ऑफ एक्सट्रीम तक जाए तो फिर कितना टाइम लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा। हाफ ऑफ एक्सट्रीम से मुराद क्या है, यानी इसका मतलब ये है कि मैं दोबारा आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये मीन था, मीन से लेकर जब वो हाफ ऑफ एक्सट्रीम तक गया होगा तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो x0/2 होगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये सपोज करते हैं कि देखिए सर बड़ा सिंपल है, अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है वो हमारे पास t/4 है, किसके लिए, जब डिस्प्लेसमेंट क्या थी, x0 थी, तो सर उसका हाफ डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम क्या होगा, तो वो टाइम t/4 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो जवाब आता है t/8। और अल्फा ऑप्शन में हमेशा यही लिखा होता है। फर्स्ट ऑप्शन वो एंटी टेस्ट में आपको t/8 ही देगा। अब ये गलत है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे पास जो टाइम हमको कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन है वो क्या होगी, जरा गौर से देखिएगा। बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मीन पोजीशन से कहाँ जा रही है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। जब भी मीन से स्टार्ट होती है तो मैंने आपको बताया था इक्वेशन कौन सी यूज होती है, इनिशियल फेज क्या होता है, 0। इक्वेशन कौन सी यूज होती है, x = x0 साइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स यहां पर x आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू x0 डिवाइडेड बाय 2। मैं वैल्यू स्पेस कर दूंगा, x0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x0 ऐसे रहेगा साइन थीटा। थीटा की जगह आप सब जानते हैं हम ओमेगा t, और ओमेगा t की जगह बाद में ओमेगा की जगह 2π/t भी पुट कर सकता हूँ। x0 के साथ कैंसिल आउट हो गया। हाफ इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा की जगह मैंने पुट किया 2π/T मल्टीप्लाइड बाय t। स्टूडेंट्स साइन उधर चला गया, साइन इनवर्स हो गया। साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू 2π/T इंटू t। साइन किस एंगल के लिए हाफ देता, जी हां हम सब जानते हैं 30 डिग्री के लिए, और 30 को क्या लिखा जा सकता है, π/6। इसका मतलब मैं यहां पर π/6 इज इक्वल टू 2π/T इंटू t राइट डाउन कर सकता हूं। मुझे ये टाइम चाहिए, ये तो टाइम पीरियड है। अब पाई से कैंसिल आउट हो गया, ये उधर चला गया, तो t डिवाइडेड बाय 2 नीचे आके 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 × 2। तो क्या जवाब आया, देखिए टाइम का जवाब आया t/12। इट इज नॉट इक्वल टू t/8। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि आपने जब भी अब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाना है, अगर आप मीन से एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं तो वो टाइम हुस्न इत्तफाक है वो t/4 ही आएगा, चाहे आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लें वो t/4 ही आता है। लेकिन अगर डिस्टेंस उससे कम है, आप मीन से स्टार्ट हुए एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस अभी मैंने आपके लिए हाफ ऑफ एक्सट्रीम यानी x = x0/2 तो आपने कैलकुलेट किया, तो टाइम हमेशा कहा जाए वो इक्वली डिवाइड नहीं होता। तो इक्वल जो पार्ट्स हो सकते हैं वो मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, या इस तरह से कहा जाए वो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, वो तो इक्वल होते हैं t/4। लेकिन उसके नीचे जब आप उससे भी छोटे इंटरवल्स की बात करें, छोटे सेगमेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो टाइम इक्वल नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह यह है क्योंकि वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और फिर क्या होगा, वो जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा तो पहला वाला जो उसका हाफ होगा यानी x = x0/2 उसको जल्दी कवर अप करेगा, कोई वेलोसिटी मैक्सिमम थी, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी काफ़ी कम हो चुकी होती है। फिर अगला जो नेक्स्ट हाफ होगा वो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने वो कैलकुलेट करना हो तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास एक्सट्रीम से, यानी आप वैसे सिंपल सी बात है, टोटल टाइम क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम आपको मालूम हो गया, क्या टाइम था, इट वॉज केम आउट टू बी t/12। तो अगर आपने नेक्स्ट हाफ का निकालना है कि नेक्स्ट उसे कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम है t/4
तो t/4 में से आप t/12 को माइनस कर देंगे, क्या आंसर आएगा? इट विल कम आउट टू बी t/6, क्योंकि बड़ा टाइम है, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है t/12 जो है वो t/6 से छोटा है। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा जवाब उतना छोटा आएगा। तो पहला वाला जो x0 है, x इज इक्वल टू x0/2 है, उसको तो उसने जल्दी कवर अप कर लिया था। बहरहाल अगर आप इस एक्सट्रीम से स्टार्ट लेते हैं और आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप इस एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, यानी x इज इक्वल टू x0 से, और आप हाफ ऑफ मीन तक आ जाए, तो कितना डिस्टेंस हुआ? x0/2। अब टाइम क्या होगा जो मैंने कैलकुलेट किया कितना है? t/6 में ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं, x इज इक्वल टू x0 कॉज ऑफ थीटा मैं यूज करूंगा। क्यों कॉज ऑफ थीटा? क्योंकि इस सारे फॉर्मूला जो हमने पढ़े उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं एक्सट्रीम से जब भी अपना सफर शुरू करता हूं, तो एक्सट्रीम जो होती है आप सब जानते हैं, ये देखें एक्सट्रीम से जब मैं अपना सफर स्टार्ट करता हूं तो इनिशियल फेज कितना होता है? 90। कोई कौन सी यूज होती है? x इज इक्वल टू x0 कॉज ऑफ थीटा। तो आप फिर दोबारा यहां पे पुट करने x0/2 इज इक्वल टू x0 कॉज ऑफ थीटा, कैंसिल आउट हो गया। कॉज किसकी कॉज यहां पे आके कॉज इनवर्स ऑफ हाफ हो जाएगा। कॉज किसके लिए हाफ देता है? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, 60 डिग्री को π/3 लिखा जा सकता है। यहाँ पे फिर आपके पास ओमेगा टी आएगा। आप यहाँ पर ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2π ओवर कैपिटल टी इंटू टी ऐसी, और जब आप टी कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल फाइंड व्हाट? आपके पास पाई से कैंसिल आउट हो गया, 2 नीचे आके मल्टीप्लाई 3 to the 6 और टी ऊपर चला गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जी dear students, so we have completed our lecture number 17. We have done stationary waves, Doppler effect and the simple harmonic motion की basic characteristics till the phase तक हमने सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। आइए अब हम बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी इनकी टेस्ट की डिस्कशंस के साथ, ताकि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। इमरान सर वजीर को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।